हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है भाई रैंकस एनटीएससी चैनल। ठीक है, तो आज बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं, आपके डिमांड को ही पूरा करने वाले हैं। जैसे आप हर बार क्या करते हो, अपनी डिमांड्स को पुट करते हो, भैया इस पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन दीजिए, भैया इस पे कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती हैं। तो अगर आपकी भी कोई डिमांड हो, आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो, तो आप वो कर सकते हो एकदम बिना कुछ सोचे। ठीक है, वो बताओ, आपकी डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे चैनल के भाई जितने भी आप बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, उनकी क्या डिमांड होती है भैया, 9th के हैं वो बच्चे या फिर 10th के हैं, तो उनकी डिमांड ये होती है भैया कि हमारे लेवल पे जितने भी एग्जाम्स हैं जिनको हमें देना चाहिए, वो सारी बातें हमें आप बता दो धीरे धीरे। क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी तो एनटीएससी की कर रहे हो, तो सिलेबस तो आप सेम पढ़ रहे हो, है ना। सिलेबस तो आप भाई सेम पढ़ रहे हो, तो आपका ये मन होगा कि अगर एक ही सिलेबस पढ़ के हम जितने भी एग्जाम्स हैं उनको दे लें तो ऑब्वियस बात है आपका फायदा होने वाला है। तो इसलिए अब मैं बारी बारी से जितने भी आपके एग्जाम्स आपके लेवल पे होंगे, हो सकता है सब्जेक्ट वाइज हो, ओवरऑल हो, एक तो ऑलरेडी आप कर रहे हो दैट इज एनटीएससी, अगर कोई भी एग्जाम बचता है तो उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो हम कुछ ओलंपियाड्स की भी बात करने वाले हैं। आज जिसकी मैं बात करने वाला हूं उसकी डिटेलिंग मैं आगे कर दूंगा। बट देखो हमारे माइंड में जब ओलंपियाड की बात आती है ना, तो पहले क्या माइंड में जाता है, मेरे तो भाई माइंड में जाता है ओलंपिक से रिलेटेड, है ना। कि पहले क्या होता था, सारे देश अपने ही अंडर अपने कंट्री में ही अपना गेम खेलते थे वो, बट बाद में कुछ अच्छे प्लेयर्स को मौका देने के लिए या फिर इंटरनेशनली फेमस करने के लिए इंटरनेशनल पे प्रोग्राम बना गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलंपिक, जिसमें हॉकी होता है भाई, है ना, आपका बास्केटबॉल। तो वो सारी चीज़ें क्या है ओलंपिक में खेली जाती हैं। तो वैसे ही अब हर बच्चा मेरी तरह आपकी तरह हो सकता है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, कोई बच्चा क्या हो गेम में अच्छा हो। तो जो गेम में अच्छा है वो गेम में जा रहा है कर खेलने, बट जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसके लिए क्या कोई चीज जिससे वो नेशनल लेवल पे अपने आप को शो कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके। जरूरी थोड़ी ना आप खेल के ही रोशन करो, है ना। जरूरी थोड़ी ना भाई कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है खेलने की या फिर आर्मी में जाके देश सेवा करने की, तो आप क्या ऐसा नहीं कि आप नहीं दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। एथलीट्स दौड़ते हैं भाई, ओलंपिक में जाते हैं, मेडल लेके आते हैं, है ना। तो आप भी वो काम कर सकते हो अगर आप पढ़ाई के फील्ड में सीरियस हो। भाई किसी एक फील्ड में तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो अगर पढ़ाई में आप अगर सीरियस हो तो पढ़ाई में भी आप अपने इंडिया लेवल को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उन सब चीजों के लिए जो एक चीज आपके लिए निकल के आई इंटरनेशनल लेवल पे आपको शो करने के लिए, दैट इज ओलंपियाड। ठीक है, तो समझ सकते हो क्या भाई कि ओलंपिक्स से रिलेट करके कि ओलंपिक्स क्या भाई, हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक्स का गेम खेलते हैं, है ना। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स भाई ओवरऑल इंटरनेशनल हर देश के प्लेयर्स आके वहां खेलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हर देश के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक्सेलेंट स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई में भाई रियली अच्छे होते हैं, साइंस की नॉलेज होती है उन्हें, तो उनके लिए ये आपका क्या रखा गया। डिटेलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ भाई। अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको बीच बीच में अपने आप को जरूर टेस्ट करना चाहिए कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो, आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन में। तो उसके लिए आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है भाई कि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेक कर सकते हो। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग मैं कर देता हूं। दैट इज कि आपको 7 पार्ट टेस्ट मिलने वाले हैं। इट मींस फुल सिलेबस टेस्ट नहीं है भाई, पार्ट टेस्ट है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है भाई, 7 फुल टेस्ट, जिसमें सारा टोटल जो एनटीएससी का सिलेबस होगा वो फुल सिलेबस के साथ टेस्ट होगा। और ये कब तक चलेगा भैया हमारे साथ, ये चलेगा आपके साथ स्टेज 1 तक के लिए। ये आरंभ टेस्ट सीरीज, नाम याद रखना, आरंभ टेस्ट सीरीज, ये आपके साथ कब तक चलने वाला है, स्टेज 1 तक, जिसमें सेट और मैट दोनों का सिलेबस इंक्लूड होगा। ये मत सोचना अलग अलग, सेम एक साथ इंक्लूड होगा। इसके बाद ये स्टार्ट हो चुका है आपका 1 अगस्त से, एक एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब आज रिलीज हो रही वीडियो दिस संडे, तो अगले संडे तक आपका नेक्स्ट टेस्ट भी हो जाएगा। सो रिलैक्स,
अगला टेस्ट फ्री टेस्ट है, उसको जरूर ज्वाइन करो ताकि तुम्हें अपना लेवल पता चले कि तुम एक्चुअली सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो कितना तुम गेन कर रहे हो। ठीक है, जिसके लिए एक मिनिमल सा कॉस्ट रखा गया है भाई कि 2 फ्री टेस्ट के बाद बाकी के जो भी आपके टेस्ट होंगे फुल या पार्ट, उसके लिए एक छोटा सा कॉस्ट आपको देना है, दैट इज 299। तो आप उतना कर सकते हो एंड यू मस्ट डू, है ना। अब चलो भाई बात होगी कि अब टेस्ट देना कहाँ है हमें, तो कुछ करना नहीं है आपको। अगर मोबाइल में देना चाहते हो आप तो जस्ट सर्च ऑन प्ले स्टोर रैंकर्स लाइव एंड यू विल गेट दिस आइकन रैंकर्स जेई, है ना, रैंकर्स जेई। इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है, इंस्टॉल कर लो। इसके बाद आपको ओपन कर लेना है, यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहली जो चीज करनी है दैट इज आपको अपनी कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करना है। हमारे साथ जुड़ने का यही तो फायदा है भाई कि आप क्लास 9 पे जुड़ो और जेई तक रहो साथ। ठीक है, 2 विंग्स है भाई हमारी, 9th 10th एंड जेई फील्ड। तो आप 9th में जुड़ो और जेई तक रहो। बट अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हो, एनटीएससी की, तो यू मस्ट सेलेक्ट एनटीएससी ओनली, नॉट जेई, है ना, भटकना नहीं है। इसके बाद एनटीएससी में जाके आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर लेना। टेस्ट सीरीज पे आपको जो बाई करनी है दैट इज आरएम टेस्ट सीरीज, और फ्री टेस्ट सीरीज आपको एक मिलेगी दैट इज अगले वीक में। ओके, अब यहां से आपको दिख जाएगा 299 का मिनिमल कॉस्ट है एनटीएससी आरएम टेस्ट सीरीज का। इसमें 7 पार्ट टेस्ट होंगे, 7 फुल टेस्ट होंगे। भाई जो मेन चीज है दैट इज न्यू पैटर्न पे होगा, हर स्टेट के लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं कि बस आपको फंसाने के लिए, है ना, वो नहीं, एकदम इक्वल लेवल पे होगा, न लेवल ज्यादा न लेवल हाई। ये शेड्यूल रहा भाई कि एक तो आपका हो चुका है 4 जुलाई का, दैट इज 18 जुलाई का भी बचा हुआ है फ्री टेस्ट। इसके बाद जितने भी टेस्ट हैं आपके सारे पेड हैं। तो पार्ट टेस्ट देख लो, पार्ट टेस्ट आपका इतने हैं, ठीक है, पार्ट टेस्ट। बाकी के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे फुल टेस्ट हैं। जितने भी टेस्ट होंगे सब कुछ डेट पे ही होगा, फिक्स डेट पे ही होगा। 19 दिसंबर तक चलने वाला है ये टेस्ट आपका। ठीक है, अब कुछ भैया बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी हैं क्या टेस्ट सीरीज के साथ। जनरली आप अगर टेस्ट सीरीज लेते हो कहीं पे भी तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही मिलती है और कुछ नहीं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली है, दैट इज मेंटरशिप। अब भैया मेंटरशिप क्या होती है, मेंटरशिप में आपको पूरी गाइडेंस की जाएगी, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सारी चीजें आप हमसे बात कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। तो रही बातचीत वाली बात, हर एक लाइन हर एक पॉइंट पे आपके लिए हम मौजूद होंगे। उसके बाद अब भैया क्या हम पर्सनली आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स अगर आपसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, जूम कॉल पे। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, कुछ वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जो कि फ्री थी, बट अब फ्रॉम नाउ वी विल डू इट इन आवर टेस्ट सीरीज। ओके, तो आप टेस्ट सीरीज में पर्सनली, है ना, इसमें हो सकता है कुछ बच्चे बात ना कर पाए, बट जूम कॉल में ये स्पेसिफिकली देखा जाएगा कि आपसे बात जरूर की जाए। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें फैसिलिटीज का फायदा उठाओ और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐप के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। ओलंपियाड, ठीक है, तो आज जिस ओलंपियाड की बात करने वाले हैं हम लोग, एनएससी जेएस। बेसिकली ये सब पार्ट होता है किसका, IJSO। ये मैं आगे बता दूंगा क्या होता है, बट अभी इसका डेफिनेशन, भाई डेफिनेशन क्या, फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। तो एनएससी जेएस जो होती है भाई आपके लिए नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। मेरे तो जूनियर हो, है ना, आप 10th तक जब तक पढ़ते हो तब तक आप जूनियर ही कहे जाते हो, तो जूनियर हो, जूनियर की तरह, जूनियर जी मत बनने लगना, जूनियर हो आप। ठीक है, बाकी नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नेशनल मतलब देश में ही हो, भी देश के बाहर नहीं गए हो तो वीजा कराने की जरूरत नहीं, भी देश में ही हो तुम। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। ठीक है, तो बेसिक बात जो समझने वाली वो क्या है भाई कि साइंस से रिलेटेड एग्जाम है आपका। जो भी चीजें आप करते हो, ठीक है, इसमें टोटल साइंस से रिलेटेड ही होने वाली है। तो इसके लिए रिलैक्स रहो कि आपको अलग से कुछ पार्ट पढ़ना है, नहीं। जैसे एनटीएससी हम जो पढ़ते हैं भाई, एनटीएससी जो बच्चे, आप दूसरा एग्जाम अगर नहीं पता है आपको एनटीएससी, तो एनटीएससी भी एक ओलंपियाड ही है बेसिकली। इसमें क्या पढ़ना होता है आपको, मैट पढ़ना होता है और सेट पढ़ना होता है। सेट ही बेसिकली आपका किस में पूछा जाता है, एनएससी जेएस में। ठीक है, एनएससी जेएस में ही आपका सेट पार्ट से पूछा जाता है आपसे, मैट वाला पार्ट नहीं पूछा जाता है, जो किस में पूछा जाता है, एनटीएससी में। ठीक है, अगर नहीं पता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे टैलेंट की खोज होती है भाई। यहाँ पे भी क्या होती है आपकी, टैलेंट की ही एक्सेलेंस ऑफ माइंड आपका देखा जाता है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपके अंदर, वो सारी बातें यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है,
चलो अब भाई कंडक्ट कौन कराता है, क्या हमारे देश में ही कंडक्ट होता है? बिल्कुल। IJSO मैंने बोला है तो उसकी इंफॉर्मेशन बाद में दूंगा मैं, तो उसके लिए रिलैक्स रहो। अभी जो बात करते हैं भाई NSGSC की, ठीक है, NSCJS की, सॉरी। तो NSCJS इज कंडक्टेड बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भाई एक एसोसिएशन है फिजिक्स के टीचर्स का, बोल सकते हो। नाम से तुम्हें क्लियर हो जाएगा यार, अब तो इतनी तुम सीनियर हो चुके हो कि तुम्हें नाम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, दैट इज IAPAT। कलर चेंज, चलो कलर चेंज, IAPAT याद रख लेना कि ये कौन कंडक्ट कराता है? IAPAT कंडक्ट कराता है आपका ये एग्जाम। NSCJS, बार बार बच्चे बोल रहे थे भैया इसके ऊपर वीडियो ले आइए, तो पूरी चीजें मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं, तो रिलैक्स रहो। दिस इज द सब पार्ट या फिर सब एंट्रेंस पार्ट ऑफ IJSO। तो IJSO जो एग्जाम होता है भाई आपका, बेसिकली वो 5 स्टेजेस में बटा होता है। वो इंटरनेशनल एग्जाम होता है, ठीक है, इंटरनेशनल एग्जाम होता है क्या? IJSO, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इसका फुल फॉर्म बता दो, दैट इज इंटरनेशनल, ठीक है। I फॉर इंटरनेशनल, मैं भी समझा रहा हूं, है ना, बेसिक बेसिक बातें लिखते जाना, डीप में समझते जाना। J फॉर आप क्या हो भाई? जूनियर हो, तो जूनियर की बात करेंगे। S फॉर साइंस की ही बात करोगे, साइंस ओलंपियाड, ठीक है, ओलंपियाड है तो ओलंपियाड, ठीक है। तो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जो है आपका IJSO, ये कहाँ होता है? इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वहां पे। ये चाइनीज भी आते हैं जो खाते हैं ना कोरोना वाले, वो भी आते हैं, वो सब आते हैं वहां। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे IJSO होता है, उसका एक सब पार्ट बोल सकते हो कि जो स्टेज 1, उसमें 5 स्टेज होंगे आपके, तो उसके जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज NSCJS। समझ में आई बात? दैट इज NSCJS। इसके बाद सॉरी मैंने लिखा तो था यार फालतू में, है ना। NSCJS इज ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ये जरूर याद रखना, क्योंकि भाई जब इंडिया में हो रहा है तो इंडिया के ही बच्चों को तो प्रमोट किया जाएगा ना। पहले देखो होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हर स्टेट से अच्छे अच्छे बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। ओलंपिक हो, है ना, ओलंपिक की तैयारी हो रही हो, गेम की तैयारी हो या फिर पढ़ाई की, सेम रूल लागू होगा भाई कहीं पे भी आप जाओगे। तो गेम हो या फिर स्टडी, दोनों से पहले क्या होगा? गांव से बच्चे बाहर निकलेंगे, शहर में आएंगे, जिले में आएंगे, फिर वहां से निकलेंगे स्टेट में आएंगे, स्टेट से सेलेक्ट होकर नेशनल लेवल पे आते हैं। तो वही चीज है, धीरे धीरे सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका, स्टेट बाय स्टेट, पहले आपका सिटी बाय सिटी, फिर स्टेट बाय स्टेट, फिर आपका नेशनल लेवल पे आपको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो बाकी जो एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं वो या तो क्लास 10th में हो या फिर क्लास 10th के नीचे, उसकी बात हम आगे कर लेंगे, ठीक है। इट इज कंडक्टेड विथ एसोसिएशन विथ HBCSC, है ना, भाभा एटॉमिक सेंटर, तुमने सुना होगा भाई। ये इसके मतलब एसोसिएशन में ही चालू होता है, एसोसिएट होता है, इससे मिला जुला हुआ होता है, इसकी हेल्प से सारी काम होते हैं इसके। तो ये जरूर याद रखना। हमारे भाभा सेंटर में यार काफ़ी योगदान रहा है आपके मनमोहन साहब का, जो मनमोहन जी हमारे पिछले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पिछले 2 बार से तुम्हारे मोदी सर ही हैं, उनके पहले उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। तो वो सारी चीज़ें जरूर पढ़ा करो, ये सब कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उन्होंने चीज़ें काफ़ी अलग अलग चीज़ें सोचा यार, इतना वर्क किया आप लोगों के लिए कि ये अगर मैटर है तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काफ़ी तरीके हैं। तो थोड़े डीप में जरूर पढ़ा करो, कोई भी चीज़ें पढ़ो डीप में पढ़ो। ये मैटर है ना, अगर मैं इतने पेन को गला के अगर इसकी एनर्जी यूज़ कर लूँ अच्छे से, तो हो सकता है कि मैं पूरी लाइफ जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, सिर्फ इसके एनर्जी से यूज़ कर सकता हूँ। बट अब इसके ऊपर काम चल रहा है एक्चुअली, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो आप धीरे धीरे पढ़ते जाना, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं कि अगर एग्जाम, हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कितने स्टेज होते हैं एग्जाम में। तो जो मैंने बोला ना, क्या IJSO, ठीक है, फटाफट इसका फुल फॉर्म सारे लोग बताते जाओ, क्योंकि फुल फॉर्म तुम्हें पता, UPSC सुने हो ना, UPSC वहां पे ऐसे ही छोटी छोटी चीजें पूछ दी जाती हैं भाई, तो ये जरूर तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? NSCJS। और सेकेंड स्टेज जो होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? INJSO, ठीक है, क्या बोलते हैं? INJSO, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे भाई नाम, तो I फॉर इंटरनेशनल, ये नेशनल, ठीक है, जूनियर साइंस ओलंपियाड, ये हो गया OCSC। ये कौन सा स्टेज है भैया? ये है थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज।
बेसिकली ओरिएंटेशन कैंप से रिलेटेड होता है ये। मैं भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 4th स्टेज और 5th स्टेज, जो 5th फाइनल स्टेज होता है वो क्या होता है, IJSO। देखो समझना बात को, जो एग्जाम होता है आपका, ध्यान से समझना, एग्जाम जो होता है पहले सारे छोटे छोटे पूरे देश में आपका कराया जाता है, जिसमें लगभग 70 से 80 हजार बच्चे सिट करते हैं। ठीक है, समझना, स्टार्टिंग से लगभग 70 से 80 हजार बच्चे सिट करते हैं। उसके बाद पहले प्रोसेस में, ठीक है, पहले प्रोसेस में जब आपका स्टेज 1 होता है NSCJS, इसमें लगभग आपके पास लगभग आपके पास 300 से 600 के आसपास बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हाँ शायद, हाँ ठीक है, इसमें 300 बच्चों का सिलेक्शन होता है मात्र। ठीक है, पहले स्टेज में इतने बच्चे बैठेंगे, सिलेक्शन कितनों को होगा, 300 का। अब इसके बाद भैया, अब 300 का सिलेक्शन तो हो गया। अब इसके बाद INJSO जो आपका होता है, इंटरनेशनल नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, इसमें 35 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये वाले बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे बैठने के लिए, NSCJS जो क्वालिफाई कर लेगा। अब इसको जो क्वालिफाई कर लेगा वो यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 6 स्टूडेंट। ठीक है, ये 1-2 वेरी कर सकता है इधर उधर, 6 स्टूडेंट बैठते हैं। उसके बाद ये क्या है भाई, आपका OCSC। ठीक है, OCSC दैट इज ओरिएंटेशन कैंप होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन कैंप, यहाँ क्या होता है, आपकी 1 या फिर 2 वीक आपका ओरिएंटेशन होता है। आपको समझाया जाता है कि आप नेशनल लेवल पे आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। फिर वहां से भी कुछ बच्चे सेलेक्टेड होते हैं जो PDT होते हैं। ठीक है, PDT का क्या मतलब है भाई, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, मतलब आप देश छोड़ के इस एग्जाम में जाओगे बैठने, तो मतलब अपने देश को छोड़ोगे, आप डिपार्ट करोगे भाई, तो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग मिलती है आपको 1 से 2 वीक तक। उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ठीक है, तो 5 स्टेज हैं आपके, जिसमें पहला स्टेज क्या है आपका NSCJS, जिसके बारे में हमको आज डिटेलिंग करनी है। ये वाली काम क्या है भाई, ये तो सिंपल काम है, उससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। लगभग देखो इस स्टेज में क्या है ना, आपका 240 के आसपास होता है, तो इसमें 80 या फिर 90 के आसपास में शायद सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एक बार क्लियर कर लेना। और इसमें भी शायद 50% आपको स्कोर करना पड़ता है सेकेंड स्टेज में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मिनिमम पास कुछ करके मार्क्स होता है कि मिनिमम इतना पास कर ले, कट ऑफ बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर कट ऑफ तुम पार कर जाते हो सेकेंड स्टेज में, इसमें बेसिकली 80 या 90 नंबर, देख लेना, मुझे 100% कंफर्म नहीं, बट हाँ अप्रॉक्सीमेशन इतना ही होता है। और दूसरे स्टेज में 50% के आसपास आपको स्कोर करना होता है। बाकी उसके बाद तो आपकी ट्रेनिंग ही, ये 3 स्टेज क्या होते हैं भाई आपके, ये होते हैं क्या, ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग वाले ही स्टेज होते हैं। इसमें आपको ट्रेन किया जाता है कैसे आप नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करोगे अपने देश को, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारी ट्रेनिंग पार्ट होते हैं आपके 3 स्टेज। बाकी 2 स्टेज जो है उसमें आपको एग्जाम में अच्छे से बैठना होता है, अपने आप को देना पड़ता है। ये वाला जो स्टेज है भाई, यहाँ पे क्या होता है, थियरी तो आपसे पूछी ही जाती है, प्लस एक्सपेरिमेंट भी कराए जाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज में। ठीक है, सेकेंड और थर्ड दोनों मिला के थ्योरी प्लस एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि आप साइंस में सिर्फ जान रहे हो करंट कैसे फ्लो करता है, तो आपसे गैल्वेनोमीटर दे दिया जाए, फिर वोल्ट मीटर दे दिया जाए, करंट नाप के भी दिखाओ। ठीक है, तो एक्चुअली सिर्फ ज्ञान रटने से नहीं होगा एग्जाम क्लियर। पहली बात, तुम्हारे अंदर के एक्सेलेंस को देखा जाएगा। ये एग्जाम क्या करता है, एक्सेलेंस को बढ़ावा देता है। ठीक है, एक्सेलेंस को, कितना आपको नॉलेज है, कितना एक्सेलेंस आप डीप में जानते हो, तो ये बात मत भूलना। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्या है। तो क्लास 9th एंड 10th के बच्चे एलिजिबल हैं, या फिर इससे बिलो हो आप। ठीक है, इससे बिलो तो बोलोगे भैया हाँ चलिए ठीक है, एलिजिबिलिटी तो हमें पता चल गई, ये है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप एज की बात करेंगे तो 2021 में आप सेट करने वाले हो, दैट इज नवंबर में इसका एग्जाम शायद होता है। ठीक है, अगर उसमें सिट करने वाले हो आप, तो आपकी जो एज होनी चाहिए, एज
वो लाइक करनी चाहिए 1 जनवरी 2007 से लेके 31 दिसंबर 2008, ठीक है, शायद यही है, देख लूँ भाई एक बार, हाँ ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 से लेके 31 जनवरी 2008 के बीच में ही आप लाइक करने चाहिए। इसके बीच में ही पैदा हुए हो तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। अब अगर 22 में दोगे तो एक साल बढ़ाते जाना, 23 में दोगे एक साल बढ़ाते जाना, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कब वीडियो को देख रहे हो, अगली साल देख रहे हो, इसी साल देख रहे हो, अपने ऊपर है, ठीक है भाई। चलो अब बात कर लेते हैं सिलेबस का, ठीक है, कि एग्जाम का सिलेबस क्या क्या होता है। तो एग्जाम में आपका मैंने बोला ना सेट पार्ट पूछा जाता है, मतलब साइंस, पहला पार्ट साइंस में जो कि होता है आपका फिजिक्स, फिर पूछा जाता है आपका केमिस्ट्री, तीनों को अलग अलग ट्रीट करना, ठीक है, क्योंकि ये 11th-12th लेवल से भी मैच करता है आपका, ठीक है। ये होता है बायोलॉजी एंड लास्ट वन इज मैथ्स। मैथ्स को मत भूलना भाई, ये साथ नहीं छोड़ने वाला। तो आपके 4 टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चारों को ध्यान से पढ़ाई करना। थोड़ा सा मैथ वाला पार्ट आपका स्टेज 1 के बाद वीक हो जाता है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती है, ठीक है। तो किशन सर है ना, बट हम आपके साथ हैं, ठीक है भाई। तो आपकी जो 5 स्टेज है, तो 1 स्टेज में ही मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रखेगा, क्योंकि इक्वल वेटेज है लगभग, बट पूरे ओवरऑल एग्जाम में आपकी मैथ्स काफ़ी कम आती है। तो मैथ्स के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस देके बाकी इन तीनों के ऊपर फोकस दे सकते हो। तो फिजिक्स के लिए जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, वो क्या क्या भाई, इलेक्ट्रोस्टैट्स जो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, लाइट पढ़ चुके हो, डायमेंशंस पढ़ लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है भाई, साउंड पढ़ चुके हो, 5 WP पढ़ चुके हो, 6 फ्लूइड पढ़ चुके हो, 7 हीट पढ़ चुके हो, 8 रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ चुके हो, 9 ये नहीं पढ़ा है तुमने, क्योंकि सारे चैप्टर्स देखो, जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो क्या होंगी, 11th प्लस 12th के बेसिक्स ही होंगे, ठीक है। ये चैप्टर यहां से जरूर पूछा जाएगा, और ध्यान में रखना कि आपको वो सारी चीजें करनी ही करनी है, चाहे हर हालत में। अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि भैया आपने बोला कि ये वाली एलिजिबिलिटी में तो क्लास 9th और 10th के बच्चे मान लीजिए आप पढ़ लेंगे, कुछ फिजिक्स होगा तो वो 11th-12th वाला पढ़ लेंगे, बट ये वाले बच्चे कहाँ जाएंगे जो क्लास 8th में हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, या फिर 7th में हैं, ये कैसे तैयारी करेंगे। तो मेरे भाई देखो, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपसे एक लेवल पूछा जाता है, आपसे एक लेवल देखा जाता है आपको। आप जेई की तैयारी करोगे या फिर यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि आपको जितना आता है मैं उसमें से पूछूंगा। उसका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि वो उसमें से ही पूछेगा, तुम कुछ भी कर लो। तो तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है, उस लेवल तक नहीं कर सकते बट जितना तुमसे हो सकता है। ब्रिलियंट बच्चों की तो बात ही अलग है, अगर तुम एवरेज हो, तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि भैया मैं कर सकता हूँ, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो तुम कर सकते हो और तुम्हें करना भी चाहिए, ठीक है। तो करो, इससे कुछ जाने वाला नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप नोट कर लेना कि हर चैप्टर में मैंने दिखा दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद अब बात करते हैं भाई केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री में ही आपका 10th का ही सिलेबस है बेसिकली। पहला चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आप पढ़ चुके हो, एनालिटिक केमिस्ट्री पढ़ जाओगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ लोगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये आपका बेसिकली 12th में 11th में पढ़ाया जाता है भाई। तो ये मैं पढ़ाते चलूंगा, अगर डिमांड होगी बच्चों की कि भैया आप पढ़ा दीजिए तो पढ़ा दूंगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मोल कॉन्सेप्ट पूरा 11th का है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल 10th में भी है, 11th में भी है, स्टडी ऑफ गैस लॉ 11th में भी है बेसिकली, ठीक है। तो इतनी बातें आपको करनी है केमिस्ट्री के लिए। अब बात कर लेते हैं भाई किस्ट की, ये आपका हो गया बायोलॉजी के लिए कि बायो में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बायो में देखो इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला क्या, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th का चैप्टर, ये भी 9th का चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ, सारे सब देखो पहले ही बेसिक ही है, बट आपको जो तैयारी करनी है भाई वो 11th, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर स्टेज क्लियर करना है तुम्हें तो 11th प्लस 12th के बेसिक्स जरूर करने पड़ेंगे। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कंप्लीट आनी चाहिए तुम्हें 11th और 12th की, और 9th और 10th की दोनों की, मतलब 9th एक साथ लो, 11th 12th एक साथ लो, तो वो कंप्लीट तुम्हें आना चाहिए।
मिनिमम, ताकि तुम स्टेज पार कर जाओ। 1 नहीं, 1 तो तुम 9th-10th अगर अच्छे से पढ़े हो तो 1 पार कर जाओगे। बाकी के स्टेजेस जो हैं आपके, उन्हें पार करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैथ की बात कर लेते हैं भाई, मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस भी नोट करते चलना, इतनी बातें आपको करनी पड़ेंगी मैथमेटिक्स में। कितने चैप्टर भाई? 12 चैप्टर हैं। लगभग सारे आप 9th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो, आगे जाके ये बड़े लेवल पे मिल जाती हैं। कहाँ पे आपको? परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत ही बड़े लेवल पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर ने पढ़ाया, ये सारी चीजें सर ने करा रखी हैं। ठीक है, तो बस इसको अच्छे से पढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, और कुछ भी इसमें नहीं करना। तुम्हें इससे ज्यादा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है ना? चलो अब पेपर की पैटर्न की बात कर लेते हैं, भैया कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमें कितना करना है। ठीक है, तो पेपर आप जानते हो भाई 4 पार्ट में होगा आपका। फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे हो ना, कि क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। मान लो ए करेक्ट है तो आपको ए फिल करना होगा। ठीक है, मान लो अगर तुम करेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? +3 मार्क्स मिलेगा एक करेक्ट के लिए। अगर एक गलत करते हो तो -1 भी है। यही एक मेजर पॉइंट है भाई। ठीक है, कि +1 -1, जैसे एक प्रॉब्लम तुम करते हो तो तुम्हें +3 मिलेगा, बट अगर तुम एक प्रॉब्लम गलत कर जाते हो, 3 नंबर तो उस प्रॉब्लम का जाएगा ही जाएगा, 1 नंबर अलग से भी कटेगा तुम्हारी गलती के लिए, तुम्हें एहसास कराने के लिए तुम भाई गलती कर रहे हो। ठीक है, समझ में आई बात? कि ये मार्किंग रूल देख लेना कि फॉर पॉजिटिव ये होगा राइट के लिए, ठीक है, और रॉन्ग के लिए क्या होगा? -1। आपके मार्क्स घटा दिए जाएंगे कितने भी तुम पाते हो। ठीक है, तो फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20-20-20 सारे में बराबर आते हैं स्टेज 1 में आपके। ठीक है, तो एक अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका तो 60 मार्क्स का फिजिक्स, 60 मार्क्स का केमिस्ट्री, 60 मार्क्स का बायोलॉजी एंड 60 मार्क्स का क्या आता है आपका? मैथमेटिक्स। तो टोटल ओवरऑल कितने नंबर का पेपर होता है आपका? 240 मार्क्स। ठीक है, क्लियर? क्लियर भाई, बहुत बढ़िया। चलो, हमें पेपर पैटर्न पता चला गया। ऑब्जेक्टिव होगा +3, -1 होगा मार्किंग सीम, कि अगर आप गलत करते हो तो -1 कर दिया जाएगा आपको। पनिशमेंट देखो, एनटीएससी में पनिशमेंट नहीं थी, ये बेनिफिट था वहां पे, बट यहाँ पे एक बेनिफिट हटा लिया गया आपसे, क्या? कि -1 भी कर दिया जाएगा अगर गलती करते हो तो। ठीक है, अब एग्जाम डेट की बात करते हैं भाई, तो वो हमेशा मंथ किस मंथ में आता है भाई? नवंबर में। ठीक है, नवंबर में ही आता है हमेशा, ये नवंबर में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसके लिए रेडी रहना। बाकी रही बात कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो जाके। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो काफ़ी तरीके हैं। पे आपका टोटल ऑफलाइन ही होता है सारी चीज़ें, तो आपके ऑफिस होगा। ठीक है, एनएससी ऑफिस होता है, आपके स्टेट में होगा या फिर आपके सिटी में होगा। इस ऑफिस में जाके आप अपना पता करके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म वाली डिटेल्स आप देख लेना एक बार बेसिक से, क्योंकि अब आपके हर स्टेज में मतलब हर सिटी में हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? चलो, अब जो बात करनी है भाई, दैट इज बेनिफिट ऑफ एनएससी जेएस। ठीक है, देखो पहली बात कि हर सब्जेक्ट में जो टॉप के 1% होते हैं, ठीक है, उन्हें मेरिट मिलती है। आप समझ जाओ बेसिकली अगर आप ये करते हो तो आपको मेरिट मिलती है, प्लस भाई फेम मिलता है थोड़ा सा, है ना? फेमस हो जाओगे, अपने कंट्री को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो फेमस हो गए। प्लस कहीं अगर यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हारा रिसर्च करने का मन है या फिर अच्छी पढ़ाई करने का मन है, तो वहाँ पे जाते हो तो तुम्हें 70 to 80% स्कॉलरशिप मिल जाती है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यही है जो मेन चीज़ आपको मिलती है, दैट इज़ 70 to 80% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इस एग्ज़ाम को सीरियस कौन लेगा भाई? जिसका सीरियसली साइंस में इंटरेस्ट है, वही इस एग्जाम को क्या लेगा? सीरियस। अदरवाइज आप अगर मेहनत करते हो, फर्दर जाके आपके लिए सिर्फ फेम और मेरिट, मान लो कहीं गए पढ़ने तो तुमको छूट मिल जाएगी, कहीं गए तुम इंटरव्यू में बैठने तो तुम अपना भाई लगा दोगे कि मैं इंटरेस्टेड था, उसमें क्लियर किया था मैंने, तुम्हें बस प्रियोरिटी मिल जाएगी।
ठीक है, प्रियोरिटी मिल जाएगी। तो ये भी काम कर सकते हो कि तुम अपना फेम दिखाने के लिए या फिर प्रियोरिटी लेने के लिए कि कहीं पे भी तुम जाए इंटरव्यू देने किसी जॉब के लिए या फिर कहीं पे भी, तो तुम एक प्रियोरिटी पा जाते हो कि एटलीस्ट तुमने एक एग्ज़ाम क्लियर करा है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था भाई। ठीक है ना, तो ये बेसिक डिटेल रही आपकी। बाकी एक मेजर जो पार्ट आता है कि आप देखो अभी से अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हो, 7th में हो, 6th में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, तुम अगर अभी से NSC JS हो या फिर कोई ओलंपियाड हो, इवन NTSC ही हो, तो आप उसकी अगर तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो आप अपना बेस तैयार कर रहे हो, अपने आप को अभी से डेवलप कर रहे हो, अपनी थिंकिंग को बढ़ा रहे हो तुम। ठीक है, जो सोचने वाली बात है कि अभी से तुम्हारा जो माइंड होगा ना वो अलग तरीके से काम करने लगेगा, हर चीज को अलग वे से सोचने लगेगा। तो जब अपने आप को तुम एक्सपेंड कर लोगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो तुम्हें ऑलरेडी एक अलग थिंकिंग पहले से ही तुम्हारे अंदर है ना, पहले से ही तुम्हारे अंदर है। तो तुम जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो या फिर किसी अदर फील्ड में जाते हो सकता है तुम कॉमर्स में जाना चाहते हो, वैसे अगर साइंस के तुम दे रहे हो भाई ओलंपियाड, तो तुम साइंस ही पढ़ोगे 11th या फिर 12th में। तो वहां पे जो एग्जाम मेजर आता है, जेई एडवांस बोला जाता है या फिर जेई मेंस बोला जाता है, तो वहां के लिए तुम्हारी थिंकिंग पहले से ही डेवलप हो जाएगी अगर तुम इसकी तैयारी करते हो। ठीक है, तो जो बुक्स मैं प्रीफर करूंगा अभी सिर्फ बेसिक्स बुक के लिए, कि वो क्या कि आप 9th, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 9th या फिर 10th, चलो मैं लिख देता हूं भाई कि 9th प्लस 10th की पूरी NCERT कर जाओ। ठीक है, हेल्प बुक्स तो आपको लेनी है, प्लस हेल्प बुक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो अभी बेसिक्स बुक आपको करनी है वो क्या, 11th प्लस 12th की भी NCERT आपको कर लेनी है अगर आगे फर्दर स्टेज में जाना चाहते हो। स्टेज 1 के लिए तो ये सफिशिएंट है, बट स्टेज 1 से तो थोड़ी नहीं काम करने चलने वाला भाई आपका, आपको तो आगे भी जाना है ना। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आप फर्दर कर ले जाओगे, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो आपको मेजर काम करना है दैट इज प्रीवियस ईयर, बस। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते जाओ, मजे लेते जाओ, अच्छे से पढ़ाई करते जाओ। ठीक है, तो आई होप आपकी पूरे डाउट्स क्लियर हो होंगे NSC JS को लेके। अगर कोई अभी भी डाउट है तो बता देना, फिर से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।